दोस्तों, एक ऐसा इंडियन शख्स जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाया जाता था। अपने वक्त में वो महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था। एक ही रात में करोड़ों रुपए की पार्टी करता। जहां दुनिया भर के बिलियनर्स प्राइवेट जेट रखते हैं, वहीं इसके पास भी अपना बोइंग 727 था। लेकिन आज इसका नाम इंडियन हिस्ट्री में किए जाने वाले सबसे बड़े फ्रॉड केस में आता है। दोस्तों, किंगफिशर वो नाम था जिसने विजय माल्या को हर चीज का मालिक बनाया। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ। बचपन से इसने अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा ही पैसा देखा। इनके फादर विठल माल्या के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर लिकर इंडस्ट्री पर इनका कंट्रोल था। वो यूनाइटेड ब्रूवरी के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। अपने बिजनेस नेचर की वजह से इन्हें इंडिया में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। वो मीडिया से दूर रहते और कहा जाता है कि अक्सर अपने खिलाफ चलने वाली न्यूज को वो पैसे देकर पहले ही रुकवा देते। विजय माल्या इनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही इसके शौक कुछ अलग ही किस्म के थे। वो बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौकीन था। इनके फादर विठल माल्या ने इसके मुंह से कभी चांदी का चम्मच निकालने की कोशिश नहीं की, और इसका नतीजा ये हुआ कि विजय जब बड़ा हुआ तो इसके शौक भी बड़े हो गए। वो अब खिलौनों वाली नहीं बल्कि असली गाड़ियों का शौकीन हो गया। करीबन 250 के करीब विंटेज कार्स की कलेक्शन और लगभग 200 से ज्यादा घोड़े इसने सिर्फ शौक में पाले थे। इसका ये शौक इनके फादर विठल माल्या को पसंद नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसे शौक पालने वाला इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। विजय माल्या ने 1982 में इंडियन ग्रैंड प्री का अवार्ड जीता और ट्रॉफी अपने नाम करके नेशनल चैंपियन बन गया। वो अपने इस शो को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता था, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसने इसकी लाइफ का ट्रैक हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इनके फादर विठल माल्या की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस वक्त विजय 28 साल का था और इस सदमे ने इसकी जिंदगी बदल दी। इसके कंधों पर बाप के बिजनेस एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। लोगों का यह मानना था कि विजय इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चला नहीं पाएगा, लेकिन विजय ने इसका बिल्कुल उलट कर दिया। दोस्तों, यूनाइटेड ब्रूवरी की तमाम प्रोडक्ट्स में से किंगफिशर ने विजय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि बाप के मरने से चंद साल पहले ही विजय ने खुद इसे लॉन्च किया था। क्योंकि विजय उस वक्त खुद भी एक यंगस्टर था, तभी इसको अच्छी तरह मालूम था कि किंगफिशर को कैसे मार्केट करना है, इसलिए इसने यंगस्टर को टारगेट किया। बेंगलोर इंडिया का वो पहला शहर था जहां से पब्स कल्चर का स्टार्ट हुआ, और इसी में छुपी थी किंगफिशर की कामयाबी। इसने मुख्तलिफ तरीकों से किंगफिशर को यंगस्टर्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाया, जहां पब्स में अच्छा माहौल दिया जाता, और खास तौर पर लड़कियों के लिए यह ट्रेंड काफी वायरल हो रहा था। बेंगलोर जहां सिर्फ पहले एक पब था, 5 सालों के बाद वहां 40 नए पब्स खुल गए, और इसका डायरेक्ट फायदा किंगफिशर को हो रहा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में किंगफिशर ने ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग अब बियर नहीं बल्कि किंगफिशर का नाम लेकर ड्रिंक मांगने लगे। उस वक्त कई इंडियन पॉलिटिशियन ने इस वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन विजय को किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ यूनाइटेड ब्रूवरी की सक्सेस चाहता था। किंगफिशर इंडिया का सबसे बड़ा लिकर मैन्युफैक्चरर बन चुका था, यहां तक कि हर 2 में से 1 होटल में किंगफिशर की सेल होने लगी। इंडिया में विजय माल्या का नाम काफी इंस्पायरिंग था, क्योंकि जिस वक्त इंडिया में आम सी गाड़ी खरीदना भी लोगों का सपना था, उस वक्त माल्या BMW, मर्सिडीज और पोर्शे जैसी गाड़ियों में घूमता था। लोग इसको प्रिंस ऑफ इंडिया और रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। विजय माल्या को लग रहा था कि आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, इंडिया में शराब को अच्छा नहीं समझा जाता, खास तौर पर पब जैसे वेस्टर्न कल्चर को। इस सब को लेकर इंडियन सरकार के इरादे कुछ अलग थे। इंडिया के काफी हिस्सों में शराब पर पाबंदी लगा दी गई और किंगफिशर की सेल्स तेजी से गिरने लगी। सरकार ने ढेर सारी बोतल्स को पकड़कर इस पर रोड रोलर चलाना शुरू कर दिए। यह विजय माल्या को होने वाला डायरेक्ट लॉस था, लेकिन यह तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद इंडियन सरकार ने विजय माल्या के खिलाफ घेरा मजीद तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन स्टेट्स में लिकर बेचने की परमिशन थी, वहां भी अब टीवी और न्यूज़पेपर में शराब की एडवर्टीजमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। यह फैसला उस वक्त किया गया जब माल्या अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस कर रहा था। इस मोड़ पर किंगफिशर ने एडवर्टाइजिंग का ऐसा तरीका अपनाया जिसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग टेक्निक दुनिया भर में खास तौर पर उन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी एडवर्टाइजिंग पर बैन लगा हो। इसमें कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट की आड़ में मार्केट करता है, जिनकी सेल पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब किंगफिशर इंडिया में जाना माना ब्रांड तो था ही, इसलिए विजय माल्या ने किंगफिशर मिनरल वाटर और सोडा वाटर लॉन्च किए और इनकी एडवर्टाइजिंग करने लगे। लोगों को यह मालूम था कि असल में ये किस चीज की मार्केटिंग है। 1996 में जब वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था,
तब भी किंगफिशर ने एक वायरल एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया और अपनी टारगेट ऑडियंस तक आवाज पहुंचाई। विजय माल्या किंगफिशर को एक नेशनल ब्रांड बनाने में कामयाब हो चुका था, एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम हर दूसरा आदमी जानता था। इसने हर उस छोटे बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया जहां मीडिया की प्रेजेंस होती थी, और इस तरीके से ना चाहते हुए भी मीडिया पर किंगफिशर का नाम चल जाता। किंगफिशर ने एक कैलेंडर भी लॉन्च किया जिसमें इंडियन मॉडल्स के फोटोशूट का कंपटीशन करवाया जाता। इस कैलेंडर के जरिए बॉलीवुड के कई बड़े नामों का जन्म हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण जिन्होंने 2006 में कैलेंडर गर्ल का टाइटल जीता और 2008 में इनकी पहली मूवी रिलीज हुई। इसी तरह कतरीना कैफ और नरगिस फकरी जैसे नाम भी इसी कैलेंडर की वजह से सामने आए। किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स विजय माल्या खुद ही चुनता था और यह कैलेंडर 2006 से शुरू होकर अगले 19 सालों तक चलता रहा। माल्या ने इंडिया में पीने का कल्चर इस हद तक एडवर्टाइज करवाया जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। विजय माल्या के पास एक पावर की कमी थी और वो भी इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पूरी कर ली। इसको एक चीज बहुत खराब लगती थी और वो था इसको दिया गया एक ऐसा नाम जो इसके प्रोफेशन से जुड़ा था, यानी कि शराब का बेताज बादशाह या फिर लिकर बैरन। अंदर ही अंदर माल्या को यह चीज खा रही थी कि इंडिया में इसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। विजय माल्या को एक ऐसा नाम कमाना था जो इसे समाज में इज्जत दे सके, और इसी के लिए इसके दिल में एक खतरनाक प्लान बन रहा था, एक ऐसा प्लान जो विजय माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल छीनने वाला था। 2004 में विजय माल्या ने 12 एयरबस A320 खरीदे जिनकी वैल्यू लगभग $240 मिलियन थी और किंगफिशर के नाम से एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च की। वो आम आदमी का फ्लाइंग एक्सपीरियंस अपग्रेड करना चाहते थे। एयरलाइन के धमाकेदार लॉन्च के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया जिसमें इंडिया भर से हाई प्रोफेशनल गेस्ट को बुलाया गया। अपने बेटे की 18th बर्थडे पर किंगफिशर को लॉन्च किया गया। यह बिल्कुल अलग तरह की एयरलाइन थी। इस लॉन्च इवेंट की वजह से किंगफिशर का नाम दुनिया भर में छा गया। वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर उभरने लगा। एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर खाने का मेन्यू तक विजय खुद सिलेक्ट करता और इन मॉडल्स का यूनिफॉर्म फेमस फैशन डिजाइनर मनु बिराज खोसला से डिजाइन करवाया गया। इस एयरलाइन में ना ए क्लास थी ना इकोनॉमी क्लास, बल्कि इसको लग्जरी एयरलाइन कहा जाता। देखते ही देखते किंगफिशर ने भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता विजय माल्या की वो लिकर बैरन वाली इमेज बदलने लगी क्योंकि इसके पास शराब बेचने के अलावा एक एयरलाइन भी थी। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। एक दिन एयरबस की फैक्ट्री टूर पर इसको सेल्स टीम ने घेर लिया और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि इस दिन माल्या ने $1 अरब के नए जहाज खरीद लिए। अब बजट एयरलाइन से हटकर प्रीमियम क्लास की तरफ जाने लगा, जो कि असल में मार्केट की डिमांड नहीं थी क्योंकि ज्यादातर ट्रैवलर्स कम बजट में ट्रैवल करना चाहते थे। पहले जहां कोई क्लास नहीं थी, अब एक क्लास लॉन्च की गई जिसमें बेस्ट चीजें सर्व होने लगी। लग्जरी सीटिंग, प्रीमियम सर्विस और प्रीमियम फूड, जैसा कि लोबस्टर्स, जिनका नाम अक्सर पैसेंजर पहली बार सुन रहे थे। नई क्लासेस लॉन्च करने और एक्स्ट्रा एयरबस खरीदने की वजह से एयरलाइन की ऑपरेशनल कास्ट काफी बढ़ गई। ज्यादा ग्राउंड स्टाफ और एक्स्ट्रा फ्लाइट अटेंडेंट्स हायर किए गए। लग्जरी एयर क्लास की डिमांड ना होने की वजह से किंगफिशर की सेल्स में इजाफा नहीं हुआ। इसी वजह से पहले 18 महीनों में किंगफिशर एयरलाइन को 347 करोड़ का नुकसान हुआ। विजय के लिए यह मामूली रकम थी। इस कंडीशन में भी वो एयरलाइन पर मजीद पैसा लगा रहा था। किंगफिशर एयरलाइन पहले सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट चलाती थी और विजय माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। लेकिन मसला यह था कि कोई भी एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट तब तक लॉन्च नहीं कर सकती जब तक डोमेस्टिक फ्लाइट में इसको 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। लिहाजा इसने जल्दी के चक्कर में एयर डेकर नाम की एक दूसरी एयरलाइन खरीद ली। यह सारा पैसा लोन का था जो विजय माल्या ने इंडिया के बैंक से लिया था। इसका प्लान सिंपल था कि लोन का पैसा लो और एयरलाइन पर लगाओ और रिटर्न पाने पर लोन वापस चुका दो। लेकिन असल में वो एक जाल के अंदर फंसता जा रहा था। किंगफिशर अब एक इंटरनेशनल एयरलाइन बन चुकी थी और पैसेंजर्स भी काफी खुश थे, लेकिन एयरलाइन पर लोन बढ़ता गया। जिस वक्त एयरलाइन खसारे में चल रही थी उस वक्त विजय माल्या फार्मूला 1 की टीम खरीद रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्रिकेट की टीम्स भी खरीदी, ये जानते हुए कि इनकी एयरलाइन खसारे में चल रही है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस मजीद मुश्किल में पड़ गई। 2008 में अमेरिकन मार्केट में रिसेशन आ गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। क्योंकि यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसी वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्यूल प्राइसेस में 3 गुना इजाफा हो गया। कंपनीज ने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए। इस सिचुएशन में सिर्फ वही एयरलाइन सरवाइव कर सकती हैं जो अपने एक्स्ट्रा खर्चों को कंट्रोल कर सकती हों। किंगफिशर ने इस रिसेशन में भी अपने खर्चे कम नहीं किए। इनके रेट्स दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में कम थे,
लेकिन किंगफिशर पर लोन बढ़ता जा रहा था। 2011 में एक कैनेडियन रिसर्च फर्म की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका टाइटल था पाई इन द स्काई। इस रिपोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइन के सारे राज खोल दिए। जिस वक्त दुनिया की तमाम एयरलाइन घाटे में जा रही थी, उस वक्त किंगफिशर की फ्लाइट्स आधी खाली होने के बावजूद भी लोगों को शानदार सर्विस दे रही थी। इस पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि किंगफिशर एयरलाइन के खर्चे इनकी सेल से भी ज्यादा थे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि ये सारे खर्चे असल में लोन के पैसे से किए जा रहे थे जो कि किंगफिशर ने मुख्तलिफ बैंकों से लिए थे। अक्टूबर 2009 में IDBI ने किंगफिशर को $200 मिलियन का लोन दिया। विजय माल्या ने बैंक को झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बताया कि कैसे वो आने वाले वक्तों में ये सारे पैसे चुका पाएगा, क्योंकि उस वक्त किंगफिशर और विजय माल्या का नाम पूरे इंडिया में पॉपुलर था। इसी वजह से बैंक ने ये सारा लोन पास कर दिया। 2009 और 2010 में किंगफिशर एयरलाइन ने जितने भी खर्चे किए वो सारे लोन लेकर किए, जो कि लगभग $7 अरब थे। वेरिएट आज की इस रिपोर्ट ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था कि किंगफिशर दिवालिया होने के करीब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किंगफिशर को क्रेडिट पर फ्यूल मिलना बंद हो गया। कैटरिंग सर्विस जो पैसेंजर्स के लिए बेहतरीन खाना प्रोवाइड करती थी, इनको भी कई महीनों से पैसे नहीं मिले और इन्होंने भी मजीद खाना देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान फ्लाइट्स में पैसेंजर के लिए खाने की शॉर्टेज होने लगी और एक मौका पर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपना खाना पैसेंजर को ऑफर किया। किंगफिशर एयरलाइन के स्टाफ की सैलरीज भी बंद हो गई। लगभग 6 महीनों तक स्टाफ को सैलरीज नहीं दी गई। स्टाफ ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, लेकिन वादों के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिला। इतना सब होने के बावजूद भी उसी वक्त विजय माल्या एक फार्मूला 1 टीम और क्रिकेट टीम चला रहे थे। उस वक्त किंगफिशर एयरलाइन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन विजय माल्या के पास थे। इस तमाम के बावजूद भी विजय माल्या के लाइफस्टाइल में किसी किस्म की कमी नहीं आई। इसी दौरान मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स न देने पर 2 मरतबा किंगफिशर एयरलाइन के बैंक अकाउंट सीज कर दिए। 2012 में किंगफिशर के आधे से ज्यादा जहाज ग्राउंड हो चुके थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और यह किंगफिशर एयरलाइन का आखिरी दिन था। विजय माल्या ने इंडिया के 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपयों का लोन लिया था। इनमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक का था, जो कि अवाम का पैसा था, और लोन वापस न मिलने पर बैंकर्स ने विजय माल्या के खिलाफ केस फाइल कर दिया, जिसमें बताया गया कि विजय माल्या एक डिफॉल्टर है, यानी इसने जानबूझकर बैंकर से तब लोन लिया जब इसको मालूम था कि इसकी एयरलाइन डूब रही है। CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भी इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसमें यह मालूम हुआ कि लोन लेने के लिए विजय माल्या ने फेक्स डॉक्यूमेंट का सहारा लिया। इसी इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि जो पैसा किंगफिशर एयरलाइन को बचाने के लिए लिया गया था, वो असल में इसने पर्सनल लग्जरीज और यूबी के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या ने अपनी ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट की, जिसमें लगभग $1.5 मिलियन का खर्चा आया। विजय माल्या के खिलाफ इंडिया में लीगल कार्रवाई शुरू हो गई। 2016 में वो इंडिया छोड़कर यूके चला गया। इंडियन अथॉरिटीज ने इसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया और इनके खिलाफ एक्सट्रेडिशन के लिए यूके गवर्नमेंट के पास एक रिक्वेस्ट भेजी। इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि माल्या को वापस लाया जाए ताकि इसका ट्रायल इंडिया में हो सके। यूके कोर्ट में एक्सट्रेडिशन काफी लंबे अरसे तक चला, लेकिन दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने डिसाइड किया कि विजय माल्या को इंडिया वापस भेजा जाए, जिस पर माल्या ने यूके कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। दूसरी तरफ इंडियन कोर्ट ने विजय माल्या की प्रॉपर्टीज को सीज करने का आर्डर दे दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इनके इंडियन और इंटरनेशनल एसेट्स को फ्रीज कर दिया ताकि बैंक्स को रिकवरी की जा सके। विजय माल्या की लग्जरी कार्स, बेंगलोर और यूबी के कंपनी शेयर्स को ऑक्शन के लिए रखा गया। विजय माल्या ने कई बार इंडियन कोर्ट्स और बैंक से सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। किंगफिशर एयरलाइन के कोलैप्स के बाद विजय माल्या का पब्लिक इमेज काफी खराब हो गया और इस पर मीडिया और लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया।